तो जय हिंद, मैं हूं आपका प्यारा सर। और आप लोग जिंदगी में एक ना एक बार ट्रेन में सफर करने के लिए जरूर गए होंगे। और अगर आप लोग ट्रेन में सफर करने के लिए नहीं गए हो तो आप पटरी के किनारे जो खंबे लगे होते हैं उसे जरूर देखे होंगे। तो आप लोग देखे होंगे कि खंबे के ऊपर जो तार लगे होते हैं वो अजीब से रॉड के ऊपर फंसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के डिजाइन से फंसे होते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो जो दो तार लगा हुआ है, ये दो तार कैसे फंसे हुए हैं। तो ये ऐसे क्यों लगाए जाते होंगे, इसको सीधा क्यों नहीं लगाया इंजीनियर ने। जैसे कि मैं आपको चित्र में बनाया हूं, चित्र में देख सकते हो ये सीधा तार लगा हुआ है, इसको इस तरह से क्यों नहीं लगाया गया है, तो इसको आज हम लोग समझने वाले हैं। साथ साथ ये भी जानने वाले हैं कि जो खंबे के ऊपर नंबर लिखे होते हैं, ये नंबर का क्या यूज होता है, ये नंबर किस लिए लगाए जाते हैं, ये इसको समझने वाले हैं। और जो ट्रेन होती है, ये ट्रेन ये बिजली के तारों से कैसे करंट लेती है और इसमें कितने वोल्ट कितने एम्पियर दिए जाते हैं, इसको हम लोग समझने वाले हैं। और इंजीनियरों ने तार को जो डिजाइन किया है, तार को ऐसे फंसाने वाला जो डिजाइन किया है, इसको इसी तरह से क्यों डिजाइन किया है, इसको सीधा क्यों नहीं लगा दिया, इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो इस वीडियो पर अच्छा से बने रहे आप लोग। देखिए, जो पटरी के किनारे जो खंबे लगे होते हैं, वो खंबे को हम लोग खंबा नहीं कहते, उसको हम लोग मस्ट कहते हैं, है ना, मस्ट कहते हैं। और एक मस्ट से दूसरे मस्ट की जो दूरी होती है ये 60 मीटर की होती है। कितने मीटर की? 60 मीटर की होती है। इसको हम लोग इंग्लिश में, इस दूरी को इंग्लिश में हम लोग स्पैन कहते हैं। लेकिन ना कई जगह जो दूरी होती है घुमाव वाले जगह पे इसको कम कर दिया जाता है। घुमाव वाले जैसे जगह आता है ना, तो मस्ट की दूरियों को थोड़ा कम कर दिया जाता है, 60 से 50 मीटर या उससे भी कम किया जा सकता है। अब आप लोग के जो मन में आ रहा होगा कि देखो खंबे में जो नंबर लिखा होता है सबसे ऊपर, ये क्या बताता होगा। तो जो खंबे में सबसे ऊपर नंबर लिखा होता है ये बताता है कि ट्रेन कहां पर फंसा है। मान लो ट्रेन दिल्ली के कोई गांव पे रुका हुआ है, दिल्ली के गांव पे कहीं पर जाके रुक गया, गाड़ी खराब हो गई, तो क्या वो देखेगा कौन सा गांव में रुका हूं यार, गांव के बीच में कहां पर रुका हूं, वो थोड़ी देखेगा। वो देखेगा कि खंबा में कौन सा नंबर लिखाया है, और खंबा में जो नंबर लिखा है वो उसको सीधा स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म कर देगा कि मैं 45/23 में जाके फंसा हुआ हूं, मेरी ट्रेन वहीं पर रुका हुआ है। इससे वो प्लेस की जानकारी स्टेशन मास्टर को मिल जाती है। मेरी बात समझिए, ऊपर वाला प्लेस को बताता है कि ट्रेन कहां पर फंसा हुआ है। और जो दूसरा नंबर पे दिया रहेगा वो बताता है कि जो ट्रेन के जो पटरी है ना, पटरी के सरफेस से लेके, जो पटरी के सरफेस से लेके जो ऊपर का जो वायर होगा, ऊपर का वायर और पटरी के सरफेस की जो दूरी होगी उसको ये बताता है। जैसे कि इसमें लिखा है 5.75 करके लिखा है, मतलब 5 फीट और 5 फीट के मतलब दूरी, इन दोनों की दूरी होगी 5 फीट की। ये हाइट को बताता है, मतलब पटरी और जो वायर है उसकी हाइट को ये बताता है। और उसके बाद तीसरे नंबर में एक और नंबर लिखा होगा, ये बताता है पटरी के जो स्लीपर लगा होता है उसके सेंटर से खंबे की कितनी दूरी है, इस सेंटर से खंबे की कितनी दूरी है ये बताता है। तो पहला नंबर जो बताता है कि प्लेस बताता है कि कौन से प्लेस में, मान लीजिए कोई गाड़ी रुका हुआ है तो ये इसको देख के स्टेशन मास्टर को कॉल लगा के बता सकता है कि ये कहां पर फंसा हुआ है ट्रेन। दूसरा बताता है कि ट्रेन के पटरी से लेकर वो तार की लंबाई कितनी है, दूरी कितनी है, ये बताता है, ठीक है। और तीसरा नंबर बताता है कि पटरी से लेकर खंबे की दूरी, नीचे में जो खंबे की दूरी होगी उसको ये बताता है। मान लीजिए कि ये पटरी है, ये खंबा है, तो ये दोनों की दूरी को बता रहा है ये वाला नंबर। आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि तार को सीधा क्यों नहीं लगाया जाता। देखिए, मस्ट के ऊपर जितने भी तार वार जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, इसको हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट नहीं कहते हैं, इसको हम लोग OHE कह देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ओवरहेड इक्विपमेंट। अब लेकिन कई लोग इतना लंबा नाम क्यों लेंगे, इसलिए हम लोग सीधे इसको क्या बोलते हैं, ये OHE है, ओवरहेड इक्विपमेंट है। ये हमारे सर के ऊपर होता है, इसलिए इसको हम लोग ओवरहेड इक्विपमेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन देखो, जो मस्ट के ऊपर जो तार लगे होते हैं ये कॉपर के तार होते हैं, लेकिन ये तार नहीं होते, एक रॉड होते हैं। देखो, आप जो मस्ट के ऊपर तार लगे हुए देखे होंगे वो बहुत सारे छड़ के ऊपर फंसा हुआ होगा। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो कि बहुत सारे तार में ये फंसा हुआ है। ये इस तरह से क्यों बनाया है इंजीनियरों ने, है ना, इसको हम लोग अभी समझने वाले हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि इंजीनियर अगर तार को ऐसे सीधा लगा देते, जैसे कि मैं आपको बोर्ड में बना के दिखाया हूं, अगर तार को ऐसे सीधा लगा देते तो क्या होता, इसको हम लोग अभी उदाहरण से समझने वाले हैं।
देखिए उदाहरण द्वारा हम लोग समझते हैं कि इंजीनियर अगर तार को सीधा लगा देते तो क्या होता है। देखिए मेरे हाथ में 2 ठो मस्ट है, ये खंबे को हम लोग मस्ट कहते हैं। मैं मस्ट को पकड़ा हूं अपने हाथ में। देखो मस्ट की जो दूरी है ये 60 मीटर की होती है, जिसे इंग्लिश में हम लोग स्पैन कहते हैं, है ना। अब देखो मस्ट के ऊपर एक तो तार लगा हुआ है, मैं इसको रस्सी बांध दिया, इसको आप लोग तार समझ लीजिए, कॉपर का तार होता है। अगर इंजीनियर इसको सीधा ऐसे लगा देते तो क्या होता। तो आप लोग सुने होंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी भी सीधी धातु में, जैसे कि ये सीधा धातु है कि नहीं, ऊपर में जो तार लगा है ये कॉपर का तार है, ये धातु है, ये धातु सीधा है, जिसके कारण से इसमें थर्मल एक्सपेंशन होगा। तो गर्मी के समय में क्या होता है कि कोई भी सीधी चीज फैलना स्टार्ट कर देती है, और अगर ये गर्मी के समय में फैल जाएगी तो ऐसे करके ये झुकना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये झुकना स्टार्ट हो गई तार, तो तार झुकने के कारण क्या होगा, तो जो ट्रेन में लगा हुआ पेंटोग्राफ है, ये पेंटोग्राफ उठेगा और जाके इसमें जाके फंस जाएगा, या फिर ये तार टूट जाएगा, या फिर पेंटोग्राफ को हानि हो जाएगी, या फिर पेंटोग्राफ में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके कारण इंजीनियर ने इसको नॉर्मल सीधा नहीं लगाया है। और ठंडी के मौसम में क्या होता है कि ठंडी के मौसम में जो तार होता है ये सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और सिकुड़ने से क्या होगा, इसमें तनाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ने के कारण ये टूट सकता है। इसलिए इंजीनियर ने क्या किया, इसको सीधा नहीं लगाया, क्योंकि क्या होगा अगर हम लोग सीधा लगा देंगे तो गर्मी के समय में ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके झुक जाएगा तार, और झुकने से पेंटोग्राफ तो टूट सकता है। और ठंडी के समय में क्या होगा, अगर हम लोग इसको सीधा लगा दे तो इसमें तो सिकुड़न बढ़ेगा, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा ये तार, और सिकुड़ने के कारण क्या होगा, ये तार बीच से टूट सकता है और बिजली बंद हो जाएगी, है ना। इसलिए इंजीनियरों ने एक दिमाग, तार को सही अरेंजमेंट करने के लिए इंजीनियर ने एक और दिमाग लगाया। उसने क्या कहा कि तार को हम लोग यहाँ से फिक्स कर देते हैं, और फिक्स करके क्या करते हैं, तार को एक तो पुली, इसको हम लोग पुली बोलते हैं। आप लोग गांव में कुआं देखे होंगे, कुआं के ऊपर एक तो पुली लगा होता है, जिसके मदद से हम लोग रस्सी को ऐसा करके खींचते रहते हैं ना। तो इसी तरह से इसमें भी डिवाइस लगाया गया, एक तो पुली लगा दिया गया, जिसके मदद से तार को हम लोग ऐसे खींच कर, एक तो पत्थर है, देखो आप लोग देख सकते हो पत्थर ना, ये तार को खींच के रखा हुआ है ना। तो ये तार को, ये जो पत्थर खींच के रखा है उसको हम लोग कंक्रीट रॉक्स बोल सकते हैं, कंक्रीट या रॉक बोलते हैं। ये खींच के रखा होता है, इसकी जो संख्या होती है, ये जो पत्थर आपको दिख रहा है, इसकी जो संख्या होती है 18 होती है, 18, है ना। अभी इनका वजन कितना होता है ये हम लोग आगे समझने वाले हैं, लेकिन आप याद रखिए कि इनकी जो संख्या होती है ज्यादातर 18 होती है ना। लेकिन आप देख सकते हो इसको खींचने के बाद भी, इसको हम लोग जब तार को खींचे हैं फिर भी ये थोड़ा बहुत झुका हुआ है, लेकिन फिर भी पेंटोग्राफ फालतू इधर उधर हो जाएगा। अब इसको सही करने के लिए इंजीनियर ने एक और दिमाग लगाया है, इसको हम लोग देखिए। जैसा कि आपने देखा था उस टाइम में एक पुली लगाया था, एक पुली की मदद से क्या हुआ कि ये तार खिंचा तो रहा था, लेकिन फिर भी ये झुक रहा था, थोड़ा सा झुके टाइप का हो चुका था। लेकिन इसको सही करने के लिए इंजीनियर ने एक और दिमाग लगाया। उसने कहा कि हम लोग ऊपर में एक और तार लगा देते हैं, जिसके मदद से ये सीधा हो सकता है। अभी सीधा कैसे होगा, देखो नीचे में जो तार गया है तो एक तार सही साइड, देखो नीचे गया ही है, ऊपर में एक और तार है जो झुका हुआ है थोड़ा से, ये इसलिए लगाया गया है, जिससे क्या होगा, इसके बीच में देखो एक ड्रॉपर लगाया गया है, इसको हम लोग ड्रॉपर बोलते हैं। इसके बीच में जो लगा हुआ है इसको हम लोग ड्रॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉपर, ठीक है। ये ड्रॉपर की मदद से क्या हो गया कि जो नीचे वाला तार है ये ऊपर खिंचा के सीधा हो गया, बराबर हो गया, और जो ऊपर वाला तार है ये थोड़ा सा झुक गया। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो कि नीचे वाला तार एकदम बराबर है और ऊपर वाला तार थोड़ा झुक गया है। ये किसके मदद से किया गया है, इसको ड्रॉपर की मदद से किया गया है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि नीचे वाला तार को कहा क्या जाता है। नीचे के जो तार होते हैं, ये नीचे के तार को हम लोग कांटेक्ट वायर कहते हैं, क्योंकि पेंटोग्राफ इसके साथ चिपका रहता है, कांटेक्ट में रहता है, इसलिए हम लोग इसको कांटेक्ट वायर कह देते हैं। और जो ऊपर का जो वायर होता है, जो ऊपर वाला वायर देखो ऊपर में गया हुआ है, इस वायर को हम लोग कैटेनरी वायर कहते हैं, इसको कैटेनरी वायर कहा जाता है। जैसा कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हो, ऊपर वाला जो तार लगा हुआ है उसको हम लोग कैटेनरी वायर बोलते हैं, और नीचे वाला जो तार लगा हुआ है इसको हम लोग कांटेक्ट वायर कहते हैं। और इसको बीच में जो ड्रॉपर लगा हुआ है, ड्रॉपर का, इसको हम लोग ड्रॉपर कहते हैं, जो इसको कांटेक्ट वायर को ऊपर खींच के रखा रहता है, जिसको एकदम देखो नीचे वाला जो कांटेक्ट वायर है एकदम बराबर सीधा लगा हुआ है कि नहीं लगा है, ये ड्रॉपर की मदद से ही किया जाता है। अब देखो दोनों जो तार है, ये दोनों तार को बराबर खींच के एक यहाँ पर देखो, ये जो गोल गोल में बनाया हुआ हूं इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। अब देख लीजिए, मान लीजिए अब इसमें गया हुआ है और इसमें करंट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक इंसुलेटर लगाया जाता है। जैसे कि आप लोग चित्र में देख सकते हो, इसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर के माध्यम से क्या होता है, करंट उसके पार नहीं जा पाता, है ना। इस पुली में नहीं आते, सिर्फ खंभा हम लोग छुएंगे तो मर जाएंगे फड़फड़ा के, है ना। इसलिए क्या है, यहाँ पर एक इंसुलेटर लगाया जाता है, जिसके मदद से इसमें करंट इसके पार इसमें नहीं जा पाता, है ना।
अब क्या है, इसमें एक तो अरेंजमेंट किया जाता है, इसमें 3 ठो पुली का इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं 3 ठो पुली। इसको हम लोग इंग्लिश में ऑटो टेंशनिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। ये ऑटो टेंशनिंग डिवाइस क्या करता है कि हम लोग जब दो न्यूटन का बल से फोर्स लगाएंगे, इसमें 3 न्यूटन का फोर्स लगता है, 2 न्यूटन का लगाएंगे मतलब 2 किलो का चीज खींचेंगे ना, 3 किलो का चीज खींचाएंगे, इससे ऐसा टाइप का इसको बनाया गया है ना। तो 3 पुली का इस्तेमाल किया जाता है और ये तो 18 ही रहता है, इसको मैं आपको बता चुका हूँ। इसका वजन जो होता है मैं इसको आगे बताने वाला हूँ। तो आपको समझ आ गया कि इसको कैटेनरी वायर को क्यों लगाया जाता है, कॉन्टैक्ट वायर को क्यों लगाया जाता है और इसके बीच में जो ड्रॉपर लगा हुआ है इसको क्यों लगाया जाता है। लेकिन देखो इसके बीच में और खंभे होते हैं, 2 ठो और खंभे होते हैं, इसको और सही करने के लिए ये 2 खंभे में कैंटिलीवर लगा होता है। अब ये कैंटिलीवर क्या होता है इसको हम लोग समझने वाले हैं। ये 2 मस्ट के बीच में एक और ठो मस्ट लगाया जाता है। मैं आपको बता चुका था कि 2 मस्ट के बीच में तार को खींचने के लिए 3 पुली डिवाइस का आविष्कार किया गया, जिसको ऑटो टेंशनिंग डिवाइस कहते हैं, है ना। अब लेकिन क्या है ना, तार को और थोड़ा सीधा करने के लिए ना हम लोग बीच में एक ठो और लगा दिए, एक ठो और मस्ट लगा दिए, लेकिन हम लोग उसमें ऐसे टाइप का, देखो ऐसा टाइप का आप लोग ट्रेन के किनारे जाके देखे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर। क्या बोलते हैं? कैंटिलीवर। इसको कैंटिलीवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे ऐसे हिलता रहता है, ऐसे ऐसे ना वायर को पकड़ पकड़ के हिलता रहता है। क्यों? जब ना गर्मी के समय में क्या होता है कि तार जब फैलता है ना तो इसको क्या है ना अरेंजमेंट करना पड़ता है, ये तार टूट जाएगा, इसलिए क्या है इसको कैंटिलीवर को ऐसे 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 एकदम फिक्स नहीं बनाया गया, इसको हिलते हुए बनाया गया है कि तार को आराम से हिले डुले दिया जा सके, है ना। इसलिए इसको कैंटिलीवर को बनाया जाता है, बनाया गया है। अब देख सकते हो आप जो ऊपर वाला जो हिस्सा इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो तार इसके साथ जुड़ा ऊपर वाले के साथ, इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैटेनरी वायर, है ना। और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट वायर, जिसके साथ पेंटोग्राफ ऐसे जाके चिपका रहता है। आपको इतना पता है। इसको बीच में ये दोनों तार को जोड़ने के लिए क्या लगाया जाता है, दोनों तार को जोड़ने के लिए हम लोग ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो इसमें जो करंट दिया जाता है, कॉन्टैक्ट वायर में जो करंट दिया जाता है, इसमें करंट होता है 25,000 वोल्ट। इसमें 25,000 वोल्ट दिया जाता है, जो कि इतना खतरनाक वोल्टेज है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए ट्रेन के ऊपर जो बिजली लगी होती है बहुत हाई करंट होती है, इसलिए हमको उसको नहीं छूना चाहिए, पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, ऐसे में जाग झपा जाओगे, है ना। अब देखो जैसे कि मान लीजिए अब इसमें 25,000 वोल्ट तो जा रहा है ना, इसमें 25,000 वोल्ट जाता है, लेकिन जो ड्रॉपर की मदद से ये करंट अगर ऊपर चला जाएगा तो करंट का तो लॉस हो जाएगा। इसलिए इंजीनियर ने कहा करंट लॉस मत होए, इसलिए क्या किया कि दोनों में करंट भेजना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? दोनों में करंट भेजना स्टार्ट कर दिया। तो ड्रॉपर की मदद से कैंटिलीवर, ड्रॉपर और कॉन्टैक्ट वायर, ये दोनों तीनों में करंट जाता है 25,000 वोल्ट। इसमें 20 से 30,000 एम्पियर करंट होता है, जो इतना घातक करंट है कि आप सोच नहीं सकते। इसमें जाकर भुंजा के छिलर मुर्गी बन जाओगे, पूरा जला हुआ मुर्गी बन जाओगे, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों में करंट भेजते हैं जिसमें करंट की लॉस नहीं होती। अब आप लोग तो समझ चुके हैं कि इसका काम क्या होता है। अब देखो जो कॉन्टैक्ट वायर होता है जिसके साथ ये जुड़ा होता है, ये देखो यहाँ पर से एक आया हुआ, इसको हम लोग रेजिस्टेंस आर्म कहते हैं। अब देखो आप देख रहे हो कि यहाँ पर देखो एक तो गोल गोल से मैं बनाया हुआ हूँ, ये गोल गोल क्यों है? देखो इसके साथ कॉन्टैक्ट वायर जुड़ा हुआ है और इसके साथ कैटेनरी वायर जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी करंट आएगा कि नहीं आएगा? इसमें जो छड़ लगा हुआ है इसमें भी करंट आएगा ही आएगा, है ना। और इसके साथ जो छड़ लगा हुआ इसमें भी करंट आएगा, तो करंट आगे मत बढ़ जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर से क्या होगा, इंसुलेटर से करंट नहीं जाएगा और खंभा में करंट नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन फिर भी रेलवे वाले क्या करते हैं कि इसमें एक ना अर्थिंग जोड़ देते हैं जमीन में जाके। अब मान लीजिए पानी वानी के मौसम में करंट आ गया, इससे भी करंट कूद के इसमें चला गया, यहाँ पर से कूद के यहाँ पर चला गया करंट, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ छू देंगे आदमी, फटफड़ाक मर जाएंगे। इसलिए क्या किया, यहाँ पर एक अर्थिंग जोड़ दिया, खंभा के साथ चिपका के एक अर्थिंग जोड़ दिया जाता है। अगर मान लीजिए करंट आ भी गया तो अर्थिंग के माध्यम से करंट बाहर चला जाता है। अब जो देखो ये जो मस्ट होता है, ये मस्ट स्टील का बना होता है। स्टील का क्यों? क्योंकि स्टील में जंग नहीं लगता है। देखना आप ज्यादातर अगर स्टेशन वाले एरिया में जाते होंगे तो जाके देखना कि जो मस्ट खड़े होते हैं, खंबे खड़े होते हैं, ये स्टील का बना होता है, उसमें जंग वंग नहीं लगा होता। अब इसमें थोड़ा और आगे समस्या को थोड़ा टेंशनिंग देने के लिए जो हम लोग कंक्रीट का इस्तेमाल किए गए थे, इसको हम लोग कंक्रीट बॉक्स कहते हैं। अभी कंक्रीट बॉक्स की जो संख्या होती है 18 होती है, मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन इनका वजन कितना होता है? इनका कुल वजन होता है 667 किलोग्राम का इनका वजन होता है। अब देखो इनमें ना 40 किलोग्राम के 16 ठो कंक्रीट होते हैं, 40
किलोग्राम के 16 ठो, तो कितना हो गया कुल 640 किलोग्राम हो गया। और एक ठो 20 किलोग्राम का होता है ना, और एक ठो 5 किलोग्राम का, तो कुल मिला के 18 16 ठो 40 किलो का, एक ठो 20 किलो का, एक ठो 5 किलो का, तो कुल मिला के हो गया। इसको अगर हम लोग गुना करके निकाले तो 665 किलोग्राम का हुआ, और 2 किलोग्राम इसके जो नीचे लोहा लगा रहता है प्लेट वो होता है ना, तो कुल मिला के ये 667 किलोग्राम का होता है, जिससे हम लोग ऑटो टेंशनिंग करके तार को अच्छा बराबरी रख सकते हैं। अब आप तो पेंटोग्राफ समझ ही गए होंगे कि पेंटोग्राफ जो होता है वो उसके टच होता है, जिसके मदद से ट्रेन को करंट या बिजली मिल पाती है ना। अब हम लोग जो पेंटोग्राफ का जो वीडियो है, पेंटोग्राफ का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और साथ साथ ट्रेन में ब्रेक कैसे लगती है उसका वीडियो अलग बनाऊंगा, ट्रेक कैसे काम करता है, ये सभी चीज का वीडियो मैं अलग अलग वीडियो में पार्ट में बांट के बनाऊंगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करके बताना, और अगर मेरे को जो अगला वीडियो लाऊं कि नहीं लाऊं आप मेरे कमेंट करके बताएं पेंटोग्राफ पे, है ना। और कुछ भी अगर मेरे कुछ भी गलती लगे, कुछ भी गलत अगर मैं बता चुका हूं उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।